Students, today we are going to do 2021 Major paper of physics. तो चलते हैं बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, a student determines the circumference of a football. Which instrument gives a reading that is circumference of the football? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करने में हेल्प कर सकता है? कैलिपर्स. नो, फुटबॉल काफी ज्यादा बड़ा होता है तो कैलिपर्स से उसका डायमीटर फाइंड नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है माइक्रोमीटर. बिल्कुल भी नहीं, माइक्रोमीटर की रेंज तो कैलिपर से भी कम होती है. सी है रूल. तो रूलर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि रूलर जो है स्ट्रेट होता है और वो बेंड नहीं होगा तो सर्कमफेरेंस फाइंड नहीं होगा. टी है टेप. यस, टेप को हम रोल करके फुटबॉल के इर्द गिर्द हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, तो यानी कि डी पार्ट करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, a coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. Okay. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q shown in the diagram. Okay, what happens to the force P and what happens to the resultant force before the coin reaches constant speed? Okay, तो कांस्टेंट स्पीड पर पहुंचते हैं तक किस तरह फोर्सेस बिहेव करेंगी, पी का बिहेवियर एंड रिजल्टेंट फोर्स का बिहेवियर हमने स्टडी करना है. तो ये जो पी है ये ड्रैग फोर्स है जो कि एयर अप्लाई कर रही है कॉइन पर, और जो क्यू है ये वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली ये पी फोर्स बहुत स्मॉल होगी और जो वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो वेट एंड पी जो है दोनों माइनस होगी और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी. अब जो पी फोर्स है ये इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे कॉइन की स्पीड इंक्रीज होगी, पी इंक्रीज होगी, लेकिन जो डब्ल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगी फोर्स. तो जैसे जैसे पी इंक्रीज हो रही है तो पी इंक्रीज होकर डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगी. जब दोनों फोर्सेस इक्वल आ जाएगी तो अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास आर, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो इट्स मीन ये जो कॉइन है इस पर कांस्टेंट फोर्स हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है कि जो पी है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है और पहले रिजल्टेंट फोर्स है, ये कॉइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी और रिजल्टेंट फोर्स खत्म हो जाएगी. इट्स मीन के जो पी है वो इंक्रीज हो रही है और जो आर रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है. तो ये हमारे पास फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पर हम देख सकते हैं फोर्स पी जो है ये इंक्रीज हो रही है एंड रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द डायग्राम शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन 4 आइडेंटिकल सॉलिड ब्लॉक्स. ईच एरो रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. ओके, विच ब्लॉक आर इन इक्विलिब्रियम. तो कौन सा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? तो स्टूडेंट्स, वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा जिसमें फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हों और सेम पॉइंट पर हों. यानी कि देखिए यहाँ पर ये अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों सेम लाइन पर है. एक ही लाइन पर अगर फोर्सेस हो तो एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं. तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है. ओके, और यानी कि ये पी जो है इक्विलिब्रियम में होगा. क्यू जो है इसमें देखिए फोर्सेस एक लाइन पर अप्लाई नहीं हो रही, ये फोर्स जो है वो अपर एज पर अप्लाई हो रही है और जो दूसरी फोर्स है वो डाउनवर्ड एज पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसे मूवमेंट कहते हैं. तो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, तो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है. यहाँ पर देखिए आर में ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और सेम लाइन पर है, तो ये भी जो बॉक्स है इक्विलिब्रियम में होगा. इस तरह एस में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता क्योंकि रिजल्टेंट फोर्सेस का जीरो नहीं हो रहा. ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन पी और आर जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, तो पी एंड आर ओनली, तो ए पार्ट करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स. A student lists 3 changes that affect the stopping distance of a car. Okay, 1 increasing the braking force. Okay, 2 increasing the friction between the tire and the road. 3 increasing the speed of the car. Which change or changes increase the stopping distance? तो कौन सा चेंज लाने से stopping distance increase होगा? तो ब्रेकिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे तो कार तो जल्दी रुक जाएगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिक्रीज होगा. यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे तो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो थर्ड है इंक्रीज द स्पीड. यस, अगर हम गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करें तो फिर देर से रुकेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा. तो ओनली 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी कि डी पार्ट करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स. द डायग्राम शोज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट एट अ स्टेडी स्पीड. ओके, इन विच डायरेक्शन डज द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द सैटेलाइट.
तो कौन से डायरेक्शन में सैटेलाइट को फोर्स अप्लाई होगी? वी नो दैट कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अराउंड प्लेनेट, तो इट्स मीन सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ अप्लाई होती है, और सर्कल का सेंटर प्लेनेट का सेंटर होगा। इट्स मीन ए डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, तो ए पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ सरफेस। A rocket is used to launch a satellite from the Earth's surface into space. Okay. How are the masses and the weight of the satellite affected as the satellite move away from the surface of the Earth and into space? स्टूडेंट, जिस तरह सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा तो अर्थ से दूर जाने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होने से उसका वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। और वही ना दैट मैस जो है वो इफेक्टेड नहीं होता ग्रेविटी पर, डिस्टेंस पर, तो मैस पर कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो वेट है वो डिक्रीज होगा। तो मैस तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वेट जो है वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट नहीं है। मैस डिक्रीज नो, मैस डिक्रीज नहीं हो सकता। मैस इंक्रीज नो, मैस इंक्रीज भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है द मैस इज अनअफेक्टेड एंड द वेट डिक्रीज, यस, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एयर इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिड्यूस। ओके, the density of the air in this syringe at the initial volume is 0.0012 gram per centimeter cube. What is the density of the air in this syringe at the final volume? Okay, वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया तो डेंसिटी किस तरह इंक्रीज होगी वो हमने बताना है। स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लेंथ इनिशियली, हमने बाद में लेंथ डिक्रीज कर दी है तो अब लेंथ 2 रह गई, यानी कि हमने लेंथ को हाफ कर दिया। तो जो डेंसिटी है उसमें, यानी कि ये जो लेंथ है ये एक्चुअली वॉल्यूम को शो कर रही है, तो हमने वॉल्यूम को हाफ किया है। तो इन दैट जो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं। तो जो न्यू डेंसिटी है, मैं डेंसिटी न्यू लिखता हूँ, वो एम न्यू एंड वी न्यू जो है वो है वॉल्यूम ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है अपर डायरेक्शन में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो न्यू डेंसिटी है वो आ जाएगी 2 into m over v। और मैथ जो है वो चेंज नहीं किया, तो मैथ को न्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो m over v जो है ये ओल्ड डेंसिटी ही है, ये वाली। तो वो कितनी है, वी नो दैट कि वो है 0.2 into 0.0012। ओके, तो मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.0024। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.0024 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सम फोर्सेस आर अप्लाइड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पिवट, व्हिच डायग्राम शोज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट मोमेंट अबाउट द पिवट। ओके, तो लार्जेस्ट मोमेंट किस ऑप्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। वी नो दैट जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहां से फोर्स अप्लाई हो रही है r। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ जो हमारे पास क्वांटिटीज है वो मीटर में है, कुछ में लेंथ सेंटीमीटर में, तो हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट करते जाएंगे। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ साथ साथ, तो ताकि इजी हो जाए। तो 90 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसमें जो मोमेंट आ रहा है वो 45 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो मोमेंट आ रहा है 60, एंड यहाँ पर हम करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 80, तो यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है वो 40 है, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ जो मोमेंट आ रहा है 54 है। तो सबसे ज्यादा मोमेंट जो है बी पार्ट में प्रोड्यूस हुआ है जो कि 60 है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, या फिर को रख देता हूँ मैं। The diagram shows a children wooden play tower, okay, which changes to the tower make it more stable। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अगर हम सेंटर ऑफ मास को लोअर करते जाएं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। मेकिंग द टावर नैरो, नो। मेकिंग द टावर टॉलर, इससे बल्कि और ज्यादा अनस्टेबल होगा टावर। लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास, यस, सेंटर ऑफ मास को लो करने से वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर ऑन द ग्राफ इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर इलास्टिक सॉलिड। ए पार्ट है बिटवीन ओ एंड पी। ओके, इलास्टिक लिमिट हमारे पास जो है, हम वी नो दैट जहां पर ये ग्राफ जो है प्रोपोर्शनल ना रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना रहे,
इट्स मीन उसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट खत्म हो गई है। तो P से Q तक जो ग्राफ है वी नो दैट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, कर्व बन रहा है, इट्स मीन P जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होगी। तो B पार्ट करेक्ट होगा एंड B। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट पेपर्स के जो सोल्यूशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अ वेट ऑफ 2 न्यूटन इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज 6 सेंटीमीटर, the 2 Newton weight is removed and 8 Newton weight is hung from the spring. The spring does not pass its limits for the proportionality. What is the new extension of this spring? तो न्यू एक्सटेंशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले इस स्प्रिंग का हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करना है? वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है kx। यहाँ पर जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है, कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और एक्सटेंशन जो है वो 6 सेंटीमीटर की हुई है। यहाँ पर 6 डिवाइड होगा 2 से तो 2/6 जो है 1/3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है 2 न्यूटन वेट इज रिमूव्ड एंड 8 न्यूटन वेट इज हंग। तो अब हमने वेट जो है वो ज्यादा कर, यानी कि जो फोर्स है वो अब हो गई है 8, तो मैं F की जगह पुट करूंगा 8 और K जो है उसकी वैल्यू 1/3 है और अब हमने एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है। तो 3 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 3 are 24, तो x की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, यानी कि B पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ d below the surface of the liquid of the density rho. On which expression does the pressure of the object depend? तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा? We know that कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है P वो होता है रो जी एच। यहाँ पर H जो है वो हाइट होती है, रो डेंसिटी होती है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं हमसे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट होती है, इट्स मीन जो प्रेशर है वो डेंसिटी और हाइट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हाइट एंड डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट होगा। बाकी सब में डेंसिटी और हाइट मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स ऑफ मास m एंड वेट w एट रेस्ट ऑन अ टेबल। व्हाट इज द प्रेशर ऑन द टेबल ड्यू टू द बॉक्स? तो टेबल पर प्रेशर क्या होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट होगा, इस ब्लॉक का वेट जो है डाउनवर्ड वो फोर्स होगी, और एरिया जो है वो हमने इस ब्लॉक का एरिया बताना है जो कि टच हो रहा है सरफेस के साथ। तो स्टूडेंट ये जो एरिया है y और z यानी कि जिससे मिलके बनता है ये वाला एरिया, ये सरफेस है टच हो रही है अर्थ के साथ, तो यानी कि ये एरिया हमारे पास और फोर्स जो है वो इसका वेट है। तो फॉर्मूला बनेगा प्रेशर का W वेट और एरिया हमारे पास होगा yz, लेंथ मल्टीप्लाई वेट जिसे हम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है D बन रहा है, तो D पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है which graph shows the relationship between the pressure and the volume of the fixed mass of gas at constant temperature। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है उसका ग्राफ किस तरह का बनता है ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, लेकिन गैसेस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। वी नो दैट जो लाइन है वो कर्व बनती है, क्योंकि गैसेस है वो इनिशियली बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, वॉल्यूम बहुत डिक्रीज होता है, लेकिन बाद में वॉल्यूम का जो डिक्रीज होना है वो कम होता जाता है, हम हार्डली डिक्रीज कर पाते हैं वॉल्यूम को, तो वो कर्व बनती है इस तरह की। तो इट्स मीन बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। The work done by a force F on a body is calculated by multiplying F by a quantity Q. Okay, what is Q? तो we know that जो work done होता है वो होता है force multiplied by distance। तो distance यहाँ पर Q का नाम दिया है, it's mean Q जो है वो distance होगा। The distance travel in the direction of the force, yes, और ये distance force के direction में ही होना चाहिए, specifically जरूरी है, it's mean A part ही correct होगा। Okay students, question number 16 की तरफ चलते हैं। A girl lifts an object of mass 1 kg from the floor and puts it on the ledge of 2 meter above the floor. Okay, एक लड़की उसने 1 kg का ऑब्जेक्ट उठाया है फ्लोर से और 2 मीटर हाइट पर रख दिया है। काफी है, इतना 1 kg उठा लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई है हमने बताना है। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है mgh। तो मास यहाँ पर कितना है ऑब्जेक्ट का 1 kg, ग्रेविटेशनल डिस्टेंस जो है वो 10 होती है और हाइट यहाँ पर कितनी रखी है 2 मीटर। 2 मीटर ऑलमोस्ट 1 टेबल की हाइट होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 जॉल। तो उस ऑब्जेक्ट में 20 जॉल की एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, अ कॉपर रॉड इज हीटेड एट वन एंड, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हाउ हीट ट्रांसफर अकर इन द कॉपर। तो यू नो दैट स्टूडेंट्स कॉपर जो है वो मेटल है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम मेटल को हीट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो हीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, नो एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कोलर एंड टू द हॉटर एंड, नो इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉटर एंड से एनर्जी लेते हैं और कोल्ड एंड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से कोलर एंड भी हॉट हो जाता है। तो ये सी पार्ट तो करेक्ट नहीं है। तो एनर्जी या डी पार्ट देखते हैं, एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द हॉटर टू द कोलर एंड, यस तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, व्हिच हीट ट्रांसफर प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो कौन सा जो प्रोसेस है उसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कंडक्शन में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं मूव करने के लिए, बी में कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और सी रेडिएशन है। तो रेडिएशंस में हमें किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें रेडिएशंस जो है वो विदाउट मीडियम जो है मूव कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। तो सी पार्ट है विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द लिस्ट शोज फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज मास, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड वॉल्यूम। ओके, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मास का टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं है। मास जो है वो मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसका टेम्परेचर से कोई लिंक नहीं हुआ है। तो इससे तो हम टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस, यस रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का आपस में लिंक है। इस तरह वोल्टेज का थर्मिस्टर में हीट का यानी टेम्परेचर का और वोल्टेज का लिंक होता है, और वॉल्यूम का भी हमें पता है कि लिंक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरह जो है इन तीनों क्वांटिटीज का टेम्परेचर से लिंक है। इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट होगा। हम तीनों से टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, व्हिच फैक्टर अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मामीटर। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट जितना ये जो हमारे पास बोर है ये नैरो होगा उतनी सेंसिटिविटी इस थर्मामीटर की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन, बी है द डायमीटर ऑफ द बोर, तो बी पार्ट करेक्ट होगा, डायमीटर ऑफ द बोर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर किसी किस्म का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले पेपर्स है उनके सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच सके, और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे वो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।